आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है भाड़े का टट्टू, भाग 2। भाग्य की कुटिल क्रीड़ा देखिए। साथ खेले और साथ पढ़े हुए दो मित्र एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। केवल एक कटघरे का अंतर था, पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी। दोनों की आंखें कभी चार ना होती, दोनों सिर नीचा किए रहते थे। यद्यपि यशवंत न्याय के पद पर था और रमेश मुलजिम, लेकिन यथार्थ में दशा इसके प्रतिकूल थी। यशवंत की आत्मा लज्जा, गलानी और मानसिक पीड़ा से तड़पती थी और रमेश का मुख निर्दोषता के प्रकाश से चमकता रहता था। दोनों मित्रों में कितना अंतर था। एक उदार था, दूसरा कितना स्वार्थी। रमेश चाहता तो भरी अदालत में उस रात की बात कह देता, लेकिन यशवंत जानता था रमेश फांसी से बचने के लिए भी उस प्रमाण का आश्रय न लेगा जिसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। जब तक मुकदमे की पेशियां होती रहीं, तब तक यशवंत को असहाय मर्म वेदना होती रही। उसकी आत्मा और स्वार्थ में नित्य संग्राम होता रहता था, पर फैसले के दिन तो उसकी वही दशा हो रही थी जो किसी खून के अपराधी की हो। इजलास पर जाने की हिम्मत ना पड़ती थी। वो 3 बजे कचहरी पहुंचा। मुलजिम अपना भाग्य निर्णय सुनने को तैयार खड़े थे। रमेश भी आज रोज से ज़्यादा उदास था। उसके जीवन संग्राम में वो अवसर आ गया था जब उसका सिर तलवार की धार के नीचे होगा। अब तक भय सूक्ष्म रूप में था, आज उसने स्थूल रूप धारण कर लिया था। यशवंत ने दृढ़ स्वर में फैसला सुनाया। जब उसके मुख से ये शब्द निकले कि रमेश चंद्र को 7 वर्ष की कठिन कारावास, तो उसका गला रुंध गया। उसने तजवीज़ मेज पर रख दी। कुर्सी पर बैठकर पसीना पोंछने के बहाने आंखों से उमड़े हुए आंसुओं को पोंछा। इसके आगे तजवीज़ उससे ना पढ़ी गई। रमेश जेल से निकलकर पक्का क्रांतिवादी बन गया। जेल की अंधेरी कोठरी में दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वो दोनों के उपकार और सुधार के मंसूबे बांधा करता था। सोचता था मनुष्य क्यों पाप करता है, इसलिए ना कि संसार में इतनी विषमता है। कोई तो विशाल भवनों में रहता है और किसी को पेड़ की छां भी मैसर नहीं। कोई रेशम और रत्नों से मढ़ा हुआ है, किसी को फटा वस्त्र भी नहीं। ऐसे न्याय विहीन संसार में यदि चोरी, हत्या और अधर्म है तो ये किसका दोष। वो एक ऐसी समिति खोलने का स्वप्न देखा करता जिसका काम संसार से इस विषमता को मिटा देना हो। संसार सबके लिए है और उसमें सबको सुख भोगने का समान अधिकार है। ना डाका डाका है, ना चोरी चोरी। धनी अगर अपना धन खुशी से नहीं बांट देता तो उसकी इच्छा के विरुद्ध बांट लेने में क्या पाप। धनी उसे पाप कहता है तो कहे, उसके बनाया हुआ कानून दंड देना चाहता है तो दो, हमारी अदालत भी अलग होगी। उसके सामने वह सभी मनुष्य अपराधी होंगे। जिसके पास जरूरत से ज़्यादा सुख भोग की सामग्रियां हैं, हम भी इन्हें दंड देंगे, हम भी उनसे कड़ी मेहनत लेंगे। जेल से निकलते ही उसने इस सामाजिक क्रांति की घोषणा कर दी। गुप्त सभाएं बनने लगी, शस्त्र जमा किए जाने लगे और थोड़े ही दिनों में डाकों का बाजार गर्म हो गया। पुलिस ने उसका पता लगाना शुरू किया। उधर क्रांतिकारियों ने पुलिस पर भी हाथ साफ करना शुरू किया। उनकी शक्ति दिन दिन बढ़ने लगी। काम इतनी चतुराई से होता था कि किसी को अपराधी का कुछ सुराग ना मिलता। रमेश कहीं गरीबों के लिए दवाखाना खोलता, कहीं बैंक डाके के रुपयों से उसने इलाके खरीदना शुरू किया। जहाँ कोई इलाका नीलाम होता वो उसे खरीद लेता। थोड़े ही दिनों में उसके अधीन एक बड़ी जायदाद हो गई।
इसका नफ़ा गरीबों के उपकार में खर्च होता था। तुर्रा ये कि सभी जानते थे ये रमेश की करामात है, पर किसी की मुंह खोलने की हिम्मत ना होती थी। सब समाज की दृष्टि में रमेश से ज़्यादा घृणित और कोई प्राणी संसार में ना था। लोग उसका नाम सुन कानों पर हाथ रख लेते थे। शायद उसे प्यासे मरता देखकर कोई एक बूंद पानी भी उसके मुंह में ना डालता, लेकिन किसी की मजाल ना थी कि उस पर आक्षेप कर सके। इस तरह कई साल गुजर गए। सरकार ने डाकुओं का पता लगाने के लिए बड़े बड़े इनाम रखे। यूरोप से गुप्त पुलिस के सिद्धार्थ आदमियों को बुलाकर इस काम पर नियुक्त किया, लेकिन गजब के डकैत थे जिनकी हिकमत के आगे किसी की कुछ ना चलती थी। पर रमेश खुद अपने सिद्धांतों का पालन ना कर सका। जो जो दिन गुजरते थे उसे अनुभव होता था कि मेरे अनुयायियों में असंतोष बढ़ता जाता है। उनमें भी जो ज़्यादा चतुर और साहसी थे वह दूसरों पर रोब जमाते और लूट के माल में बराबर हिस्सा ना देते थे। यहाँ तक कि रमेश से कुछ लोग जलने लगे। वो राजसी ठाठ से रहता था। लोग कहते उसे हमारी कमाई को यूँ उड़ाने का क्या अधिकार है। नतीजा ये हुआ कि आपस में फूट पड़ गई। रात का समय था, काली घटा छाई हुई थी। आज डाक गाड़ी में डाका पड़ने वाला था। प्रोग्राम पहले से तैयार कर लिया गया था। 5 साहसी युवक इस काम के लिए चुने गए थे। सहसा एक युवक ने खड़े होकर कहा, आप बार बार मुझी को क्यों चुनते हैं? हिस्सा लेने वाले तो सभी हैं, मैं ही क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डालूं? रमेश ने दृढ़ता से कहा, इसका निश्चय करना मेरा काम है कि कौन कहाँ भेजा जाए। तुम्हारा काम केवल मेरी आज्ञा का पालन है। युवक बोला, अगर मुझसे काम ज़्यादा लिया जाता है तो हिस्सा क्यों नहीं ज़्यादा दिया जाता? रमेश ने उसकी त्योरियां देखी और चुपके से पिस्तौल हाथ में लेकर बोले, इसका फैसला वहाँ से लौटने के बाद होगा। युवक बोला, मैं जाने से पहले इसका फैसला करना चाहता हूँ। रमेश ने इसका जवाब ना दिया। वो पिस्तौल से उसका काम तमाम कर देना ही चाहते थे कि युवक खिड़की से नीचे कूद पड़ा और भागा। कूदने फादने में उसका जोर ना था। चलती रेलगाड़ी से फांद पड़ना और उसके बाएं हाथ का खेल था। वो वहाँ से सीधा गुप्त पुलिस के प्रधान के पास पहुँचा। यशवंत ने भी पेंशन लेकर वकालत शुरू की थी। न्याय विभाग के सभी लोगों से उसकी मित्रता थी। उनकी वकालत बहुत जल्द चमक उठी। यशवंत के पास लाखों रुपए थे। उन्हें पेंशन भी बहुत मिलती थी। वो चाहते तो घर बैठे आनंद से अपनी उम्र के बाकी दिन काट देते। देश और जाति की कुछ सेवा करना भी उनके लिए मुश्किल ना था। ऐसे ही पुरुषों से निस्वार्थ सेवा की आशा की जा सकती है। ये यशवंत ने अपनी सारी उम्र रुपए कमाने में गुजारी थी और वो अब कोई ऐसा काम ना कर सकते थे जिसका फल रुपयों की सूरत में ना मिले। यूँ तो सारा सब समाज रमेश से घृणा करता था, लेकिन यशवंत सबसे बढ़ा हुआ था। कहता, अगर कभी रमेश पर मुकदमा चलेगा तो मैं बिना फीस लिए सरकार की तरफ से पैरवी करूंगा। खुल्लम खुल्ला रमेश पर छींटे उड़ाया करता। ये आदमी नहीं, शैतान है, राक्षस है। ऐसे आदमी का तो मुंह ना देखना चाहिए। इसके हाथों कितने भले घरों का सर्वनाश हो गया, कितने भले आदमियों के प्राण गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं, कितने बालक अनाथ हो गए। आदमी नहीं, पिशाच है। मेरा बस चले तो इसे गोली मार दूं, गीता चुनवा दूं। सारे शहर में शोर मचा हुआ था। रमेश बाबू पकड़े गए। बात सच्ची थी, रमेश चुपचाप पकड़ा गया था। उसी युवक ने जो रमेश के सामने कूद कर भागा था। पुलिस के प्रधान से सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया था। अपहरण और हत्या का कैसा रोमांचकारी, कैसा पैशाचिक, कैसा पापपूर्ण वृत्तांत था।
भद्र समुदाय बगले बजाता था। सेठों के घरों में घी के चिराग जलते थे, उनके सिर पर एक नंगी तलवार लटकती रहती थी। आज वो हट गई, अब वह मीठी नींद से सो सकते थे। अखबारों में रमेश के हथकंडे छपने लगे। वह बातें जो अब तक मारे भय के किसी की जबान पर न आती थी, अब अखबारों में निकलने लगी। उन्हें पढ़कर पता चलता था कि रमेश ने कितना अंधेर मचा रखा था। कितने ही राजे और रईस उसे माहवार टैक्स दिया करते थे। उसका पुर्जा पहुंचता, फला तारीख को इतने रुपए भेज दो। फिर किसकी मजाल थी कि उसका हुक्म टाल सके। वो जनता के हित के लिए जो काम करता, उसके लिए भी अमीरों से चंदे लिए थे। रकम लिखना रमेश का काम था। अमीर को बिना कान पूँछ हिलाए वो रकम दे देनी पड़ती थी। लेकिन भद्र समुदाय जितना ही प्रसन्न था, जनता उतनी ही दुखी थी। अब कौन पुलिस वालों के अत्याचार से उनकी रक्षा करेगा? कौन सेठों के जुल्म से उन्हें बचाएगा? कौन उनके लड़कों के लिए कला कौशल के मदरसे खोलेगा? वह अब किसके बल पर कूदेंगे? वो अब अनाथ थे, वही उनका अवलंब था। अब वह किसका मुँह ताकेंगे? किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे? पुलिस शहादतें जमा कर रही थी। सरकारी वकील जोरों से मुकदमा चलाने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन रमेश की तरफ से कोई वकील ना खड़ा होता था। जिले भर में एक ही आदमी था जो उसे कानून के पंजे से छुड़ा सकता था, वो था यशवंत। लेकिन यशवंत जिसके नाम से कानों पर उंगली रखता था, क्या उसी की वकालत करने को खड़ा होगा? असंभव। रात के 9 बजे थे। यशवंत के कमरे में एक स्त्री ने प्रवेश किया। यशवंत अखबार पढ़ रहा था। बोला, क्या चाहती हो? स्त्री बोली, अपने पति के लिए एक वकील। यशवंत ने कहा, तुम्हारा पति कौन है? स्त्री बोली, वो जो आपके साथ पढ़ता था और जिस पर डाके का झूठा अभियोग चलाया जाने वाला है। यशवंत ने चौंक कर पूछा, तुम रमेश की स्त्री हो क्या? स्त्री बोली, हाँ। यशवंत ने कहा, मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता। स्त्री बोली, आपको अख्तियार है, आप अपने ज़िले के आदमी हैं और मेरे पति के मित्र रह चुके हैं, इसलिए सोचा था क्यों बाहर वाले को बुलाऊं, मगर अब इलाहाबाद या कलकत्ते से ही किसी को बुलाऊंगी। यशवंत बोले, मेहनताना दे सकोगी क्या? स्त्री ने अभिमान के साथ कहा, बड़े से बड़े वकील का मेहनताना क्या होता है? यशवंत बोला, 3000 रुपये रोज। स्त्री बोली, बस आप इस मुकदमे को ले लें, मैं आपको 3000 रुपये रोज दूंगी। यशवंत बोला, 3000 रुपये रोज? स्त्री बोली, हाँ, और यदि आपने उन्हें छुड़ा लिया तो 50,000 रुपये आपको इनाम के तौर पर और दूंगी। यशवंत के मुंह में पानी भर आया। अगर मुकदमा 2 महीने भी चला तो कम से कम 1 लाख रुपए सीधे हो जाएंगे। पुरस्कार ऊपर से पूरे 2 लाख की गोटी है। इतना धन तो जिंदगी भर जमा ना कर पाए थे, मगर दुनिया क्या कहेगी? अपनी आत्मा भी तो नहीं गवाही देती। ऐसे आदमी को तो कानून के पंजे से बचाना असंख्य प्राणियों की हत्या करना है। लेकिन गोटी 2 लाख की है। कुछ रमेश के फंस जाने से इस जत्थे का अंत तो हुआ नहीं जाता। इसके चेले चापड़ तो रहेंगी ही। शायद वह अब और भी उपद्रव मचाएं, फिर मैं 2 लाख की गोटी क्यों जाने दूं। लेकिन मुझे कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रहेगी, ना सही। जिसका जी चाहे खुश हो, जिसका चाहे नाराज। ये 2 लाख तो नहीं छोड़े जाते। कुछ मैं किसी को गला तो दबाता नहीं, चोरी तो करता नहीं। अपराधियों की रक्षा करना तो मेरा काम ही है। सहसा स्त्री ने पूछा, आप जवाब देते हैं क्या? यशवंत बोले, मैं कल जवाब दूंगा, जरा सोच लूं। स्त्री बोली, नहीं, मुझे इतनी फुर्सत नहीं। अगर आपको कुछ उलझन हो तो साफ साफ कह दीजिएगा, मैं और प्रबंध करूं। यशवंत को और विचार करने का अवसर ना मिला। जल्दी से फैसला स्वार्थ ही की ओर झुकता है, यहाँ हानि की संभावना नहीं रहती।
यशवंत बोले, आप कुछ रुपए पेशगी के दे सकती हो क्या? स्त्री बोली, रुपए की मुझसे बार बार चर्चा ना कीजिए, उसकी जान के सामने रुपयों की हस्ती ही क्या है। आप जितनी रकम चाहें मुझसे ले लें, आप चाहें उन्हें छुड़ा ना सकें, लेकिन सरकार के दांत खट्टे जरूर कर दें। यशवंत बोला, खैर मैं ही वकील हो जाऊंगा, कुछ पुरानी दोस्ती का निर्वाह भी तो करना चाहिए। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सैकड़ों साजिशें पेश की। मुखबिर ने तो पूरी गाथा ही सुना दी, लेकिन यशवंत ने कुछ ऐसी दलीलें दी, सादतों को कुछ इस तरह झूठा सिद्ध किया और मुखबिर की कुछ ऐसी खबर ली कि रमेश बेदाग छूट गए, उन पर कोई अपराध सिद्ध ना हो सका। यशवंत जैसे संयत और विचारशील वकील का उनके पक्ष में खड़े हो जाना ही इसका प्रमाण था कि सरकार ने गलती की। संध्या का समय था। रमेश के द्वार पर शमियाना तना हुआ था, गरीबों को भोजन कराया जा रहा था, मित्रों की दावतें हो रही थी। ये रमेश के छूटने का उत्सव था। यशवंत को चारों ओर से धन्यवाद मिल रहे थे, रमेश को बधाइयाँ दी जा रही थी। यशवंत बार बार रमेश से बोलना चाहता था, लेकिन रमेश उनकी ओर से मुंह फेर लेते थे। अब तक उन दोनों में एक बात भी ना हुई थी। आखिर यशवंत ने एक बार झुंझलाकर कहा, तुम तो मुझसे इस तरह ऐठे हुए हो मानो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है। रमेश बोला, और आप क्या समझते हैं कि मेरे साथ भलाई की है क्या? पहले आपने मेरे इस लोक का सर्वनाश किया था, अब की परलोक का किया। पहले न्याय किया होता तो मेरी जिंदगी सुधर जाती, और अब जेल जाने देते तो आकबत बन जाती। यशवंत बोला, ये तो कहोगे कि इस मामले में कितने साहस से काम लेना पड़ा। रमेश बोला, आपने साहस से काम नहीं लिया, स्वार्थ से काम लिया। आप अपने स्वार्थ के भक्त हैं, मैं तो आपको भाड़े का टट्टू समझता हूँ। मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया, लेकिन उसे आपके जीवन से बदलने को किसी दशा में तैयार नहीं हूँ। आप मुझसे धन्यवाद की आशा भी ना रखें। सादर प्रणाम। कहानी समाप्त।